हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 9 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची और ये एक कहानी है। इसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार जी। तो पाठ पढ़ने से पहले हम उनका जीवन परिचय जानेंगे। जिनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार लेखक जिनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोडियागंज नामक गांव में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई थी। मैट्रिक पंजाब से उत्तीर्ण की। जिनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई। पढ़ाई छोड़कर ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नागपुर में इन्होंने राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में कार्य शुरू किया था। इनका प्रेमचंद से बहुत ही निकट का संपर्क था, लेकिन फिर भी इनकी जो कहानियाँ हैं उनका जरा भी प्रभाव उनकी कहानियों पर नहीं दिखता। इन जो प्रेमचंद इनके मित्र थे, लेकिन जिनेंद्र कुमार जी की जो कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, उन पर प्रेमचंद जी का बिल्कुल भी असर नहीं दिखता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये जो जिनेंद्र कुमार जी हैं, इनकी कहानियाँ मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में ही माने जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक उसे कहते हैं जो आपके भावनाओं के बारे में लिखे, आपके विचारों के बारे में, इंसान किस परिस्थिति में किस तरह की सोच सकते हैं, क्या विचार हो सकते हैं उनके, इस बारे में मन के भावों को पढ़कर लिखने वाले लेखकों में से हैं ये। तो इसलिए उनकी जो कहानियाँ हैं वो इसी तरह से मनोभावों पर आधारित है। जिनेंद्र उन महान कहानीकारों में से एक है जिन्होंने हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर को दिशा दी थी। साहित्य सृजन यानी हमने पढ़ा था कि इन्होंने अब तक बहुत से कहानियाँ, उपन्यास, निबंध लिखे हैं। तो उन्होंने कहानियों में फांसी, जयसंधि, वाताय, एक रात, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और खेल जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। उपन्यास में इन्होंने परख, सुनीता और त्यागपत्र लिखा। निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, सोच विचार और पूर्वोदय प्रमुख हैं। इन्हें पुरस्कार भी मिले हैं जो कि 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे और 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी लिखी कहानी चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल, पौधे, रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक व्यक्ति जो कि माधवदास इनका नाम है और उन्होंने एक नई कोठी बनवाई है, यानी बहुत ही बड़ा मकान उन्होंने बनवाया है जिसमें संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है। और उसके साथ ही उन्होंने एक बगीचा बनवाया है जो बहुत ही सुहावना है, बहुत ही अच्छा लगने वाला बगीचा है। और उन्होंने उसे इतना इस तरीके से सजाया है कि ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत जो कला है, यानी कि जो सजावट वगैरह है, उसे उनको बहुत प्रेम है, बहुत ही पसंद है उन्हें सजावट करना, और वो भी कलात्मक रूप से। तो इसलिए पूरे दिल खोलकर उन्होंने इसमें खर्च किया है। खूब धन की कमी नहीं है उनके पास, इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने बगीचे को सजाया है। व्यसन कहते हैं नशे को, तो उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का व्यसन छू नहीं गया है। किसी भी प्रकार का वे व्यसन नहीं करते, नशा नहीं करते। सुंदर अभिरुचि के व्यक्ति हैं, यानी कि उनको जो पसंद है उनकी बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने बगीचे को सजाया है जिसमें बहुत से फूल पौधे हैं। रकाबियाँ कहते हैं प्लेट्स या इस तरह के बर्तन जिसमें जो हौज़ है या फिर ऐसे फव्वारे जिसमें लगे हुए हैं, उनमें इस तरह की प्लेट्स में हौज़ों में रखी हुई है जिनमें फव्वारे निकलते हैं, फव्वारे फूटते हैं उनमें से। तो उनमें से उछलता हुआ जो पानी है उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, यानी जो फव्वारे हैं उन्हें देखना और अपने बगीचे में बैठना उन्हें बहुत ही पसंद है। और उनके पास समय भी काफ़ी होता है तो वो अपना बहुत समय यहाँ पर बिताते हैं। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा होती है, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की चटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो उनके बारे में बताते हैं कि वो
शाम के समय जब थोड़ा सूरज की रोशनी कम होती है, धूप उसकी कम हो जाती है और आसमान भी कई रंगों का हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब शाम होने लगती है तो पहले जो सूरज तेज चमक रहा होता है उसकी रोशनी और उसकी धूप कम होने से जो आसमान है वो भी हल्का पीला और फिर धीरे धीरे नारंगी रंग का होने लगता है। फिर जब अंधेरा ज़्यादा बढ़ता है तो स्लेटी रंग का होता है और फिर नीला हो जाता है, गहरे नीले रंग में बदल जाता है और फिर काला दिखता है। तो इस प्रकार जो आसमान है वो भी कई प्रकार के रंगों में रंगता जाता है उस समय। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर, यानी इस तरह का एक पलंग या बैठने का आसन डालकर वहाँ मसनद के सहारे बैठते हैं। मसनद कहा जाता है गोल बड़े तकिए को। तो उसके सहारे वो वहीं पर गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। उन्हें ये सब देखना, प्रकृति को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर उनके साथ उनके मित्र होते हैं तो उनसे विनोद चर्चा यानी हंसी मजाक चलता रहता है, और अगर कोई साथ में नहीं होता तो वो अकेले ही वहाँ पर बैठते हैं और एक जो हुक्का है, जो एक कटोरी नुमा इस तरह का बर्तन होता है जिसमें अंगारे डालकर और तंबाकू वगैरह डालकर उसका धुआं खींचते हैं लोग और धूम्रपान करते हैं। तो इस तरह का हुक्का और जिसकी पाइप होता है इसे सटक बोलते हैं, इसको लेकर वो हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और हुक्का पीते हुए अपनी संध्या जो समय है शाम का उसे बिताते हैं। और ऐसा लगता है कि वो एक स्वप्न है जो बहुत ही अच्छा लगता है उसे इस तरह अपने बगीचे पर बैठकर उस शाम का समय व्यतीत करना। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्होंने ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। तो माधवदास के बारे में बात हो रही है कि आज जो मौसम है, शाम का समय है, तो कुछ कुछ बादल थे लेकिन इतने घने भी नहीं थे तो कि पूरा आसमान उन्होंने ढक लिया हो। सूरज की रोशनी भी उन बादलों में से छन छन कर कहीं कहीं से आ रही थी। तो माधवदास उसी शाम के समय में अपने मसरत के सहारे बैठे थे, और क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति थे तो हर तरह का सुख उनके जीवन में था, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि उनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे उनके। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया तो मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था, और मानो तनिक सी देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो एक दिन की बात यहाँ पे की जा रही है जब माधवदास अपने बगीचे में बैठे थे। उसी समय संध्या के समय में उनके जो पेड़ पौधे थे उनमें से सामने गुलाब के पेड़ पर एक चिड़िया आकर बैठी। उसके बारे में बताया है लेखक ने कि वो चिड़िया बहुत ही सुंदर थी और उसकी जो गर्दन थी वो लाल रंग की थी, और फिर पूरे शरीर की तरफ जाता हुआ जो लाल रंग है वो धीरे धीरे गुलाबी होता हुआ और किनारों पर नीली पड़ गई थी। और इसी तरह से उसके जो पंख थे वो चमकदार और शाह यानी गहरे रंग के थे, और उसका सिर भी बहुत छोटी सी चिड़िया थी तो उसका सिर भी बहुत ही प्यारा लगता था। उसके शरीर पर जो पंख थे, शरीर थे, उस पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, यानी कि बहुत सी आकृतियाँ उस पर बनी हुई थी। लेकिन चिड़िया को तो पता ही नहीं था कि माधवदास भी वहाँ बैठा है जो उसे देख रहा है। यानी सत्ता का पता नहीं चलना, यानी कि उसके बारे में उसे कुछ भी चिंता नहीं थी, कुछ भी उसे पता ही नहीं था कि वहाँ पर कोई है जो उसे देख रहा है। तो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था, यानी वो अपनी ही खुशी में मगन थी और इधर से उधर फुदक रही थी, घूम रही थी चिड़िया। और तनिक यानी कहा जाता है बिल्कुल जरा सा भी, तो थोड़ा सा भी जरा सा भी आराम उसे नहीं चाहिए था, बल्कि उसे यहाँ घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। तो कभी तो वह अपने पर हिलाती यानी पंखों को हिलाती, कभी फुदकती थी, फिर खूब खुश मालूम होती थी। तो इस तरह से वो घूम घूम कर फुदक कर जगह पेड़ के टहनियों पर, पौधों पर बहुत ही खुश हो रही थी, और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ भी वह चिड़िया निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक तो वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है।
सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तुम जब चिड़िया घूम रही थी और जब माधवदास को वो उसे देख रहे थे थोड़ी देर, तो फिर उससे बोले कि चिड़िया बहुत ही उन्हें मनमानी लगी, अपनी मन की मालिक लगी, जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर रही थी। तो उसकी जो स्वच्छंदता थी, वो कहीं भी उड़ना फिरना फुदकना उस माधवदास को बहुत अच्छी लग रहा था उस चिड़िया का। तो फिर उसने माधवदास ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया, तुम यहाँ पर आती रहा करो, क्योंकि ये जो बगीचा है जो मैंने तुम लोगों के लिए ही बनवाया है, और यहाँ पर पशु पक्षियों की या पक्षी चिड़ियाओं की चहचहाट नहीं होती, तो उसकी वजह से ये जो बगीचा है बहुत ही सूना लगता है। क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पशु पक्षी भी होते ही हैं और चिड़ियाओं की चहचहाट भी होती है, तो उसी से वो जगह और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो क्योंकि चिड़िया उसे बहुत पसंद आई थी माधवदास को, और उन्हें जो अपने जीवन में कमी लग रही थी उसे भी लगा कि वह उसके बारे में भी भूल गए और सिर्फ चिड़िया को ही देखते रहे। इसलिए उन्होंने चिड़िया को कहा कि ये बगीचा मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाया है और तुम यहाँ बेखटके आया करो, यानी बिना किसी डर के। बेखटके का मतलब होता है बिना किसी डर के। तो तुम जो अपना ही बगीचा समझकर इसे बिना किसी डर के आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। जब माधवदास ने चिड़िया को संबोधित किया और उसे कहा कि ये बगीचा मैंने तुम लोगों के लिए बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो, तो पहले तो चिड़िया असावधान रही, उसे समझ ही नहीं आया कि कोई उससे बात कर रहा है। फिर जब उसको बात समझ में आई कि उसी से जो माधवदास है वो कुछ कह रहे हैं, तो एकदम से घबरा गई। फिर कुछ शर्म भी आई उसे कि बिना पूछे किसी के यहाँ जाना और इस तरह से घूमना अच्छी बात नहीं होती। तो इस तरह वो अपने शर्म जो थी, संकोच जो था, उसे जीतकर उसे साइड में करके और उसने माधवदास को कहा कि मुझे मालूम नहीं था ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाऊंगी। पल भर सांस लेने के लिए टिक गई थी, क्योंकि वो अपने घर से दूर जो दुनिया है उसे देखने के लिए निकली थी बिना अपनी माँ को बताए। तो उसने थोड़ी देर जब बगीचा देखा तो उसमें सांस लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर उड़ने की वजह से वो थक भी गई थी, तो इसलिए वो यहाँ पर टिक गई, यानी कि रुक गई थी थोड़ी देर सांस लेने के लिए, और बगीचा भी उसे अच्छा लगा इसलिए। अगला पार्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में।